हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की हम क्लासेस आपके लिए लाने वाले हैं। तो आज से मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री की क्लास। मतलब कि हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इतिहास क्या है। आज मैं आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, केवल मैं आपको इतिहास के बारे में एक जानकारी दूंगा कि इतिहास आखिर होता क्या है। क्योंकि कंडीशन ये है कि जैसे आप जब कभी घर बनवाते हैं तो आप सबसे पहले नींव को मजबूत करते हैं। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आपका घर भी, जो आपका घर का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, उसमें क्वालिफाई होना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत है। और बेसिक चीज़ मतलब कि हमारे सब्जेक्ट क्या है, हमें ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हमको आखिर में पढ़ना क्या है। अब जैसे मैंने बताया कि इतिहास के बारे में, या इतिहास आज मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। इतिहास एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इसके बाद फिर हम वन बाय वन करके इसके जितने भी सिलेबस में हमारे जो जो भी टॉपिक हैं हम उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम केवल ये जानेंगे कि इतिहास आखिर में है क्या। तो देखिए, इतिहास मतलब कि एक एक ऐसा सब्जेक्ट है ये कि आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या स्टेट पीएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री क्वेश्चन वहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जैसे हम हिस्ट्री के नाम सुने, हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि हमें बहुत सारे सन याद करने होंगे और हमें बहुत सारे शासकों के नाम याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, याद तो हमें सारी चीज़ें रखनी होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आसान मतलब कि हमको बनाना है इसे। क्योंकि जितना अगर हम रटने की कोशिश करेंगे तो ये क्लियर कभी नहीं हो सकता है। हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे हम? चलिए, सबसे पहले तो आज हम ये देखते हैं बेसिक चीज कि इतिहास आखिर क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं और हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि इतिहास क्या है और ये हमारे लिए उपयोगी क्यों है। तो सबसे पहले क्या है इतिहास? मतलब कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाली या भौतिक स्थिति को प्रभावित करने वाली जो घटनाएं होती हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। मतलब कि मानव जीवन एवं भौतिक स्थिति को प्रभावित करने वाली घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? हम इतिहास बोलते हैं। मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं इतिहास की घटनाएं? देखिए, आप कोई भी इतिहास उठा के देखिए। कई बार क्या होता है कि हम इतिहास की चीजों से ये समझते हैं कि हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम अपने जीवन को और भी बेहतर कैसे हम बना सकेंगे। या कई बार हम ऐसी चीजों को ड्रॉप कर देते हैं कि हमें इन चीजों को नहीं करना है, क्योंकि इतिहास में कुछ लोगों के साथ ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो उनसे हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। मतलब कि मानव जीवन को सीधे प्रभावित करने का ये मतलब है कि इतिहास में ऐसा कुछ कभी हुआ होता है जिससे हम ये सीख लेते हैं कि इन चीजों को हमें करना है या नहीं करना है। तो ये हो गया क्या? मानव जीवन को प्रभावित करना। और भौतिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती है? मान लीजिए कि कभी कोई ऐसी घटना घटी, जैसे कभी कोई बाढ़ आ गई या कहीं पे कोई महामारी हो गई। तो वहां पे क्या होता है, कई बार इन जो आपदाएं हैं इनकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाती है। उससे हमें क्या सीख लेना होता है? उससे हमें ये सीख लेना होता है कि इनसे हमें बचना कैसे है। मान लीजिए जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लें, वहां पे ये देखें, हम बहुत सारी बुक्स में हमने ये पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अस्तित्व खत्म हुआ था वो कैसे हुआ था। उसका मेन रीजन ये बताया गया हमें, बहुत सारी बुक्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो वहां पे ये बताया गया है कि हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो सकता है कि कोई ऐसी महामारी फैली हो कि उसकी वजह से जो भी सभ्यताएं हैं, वहां पे जितने भी मानव थे, जितने भी जीव थे, वो सभी नष्ट हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि खुदाई की जाती है। खुदाई करने से हमें उनके जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या अनुमान लगाया? हमने ये अनुमान लगाया कि ऐसी कोई घटना घटी होगी जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। अब हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं, उन चीजों से हम ये सीख लेते हैं
कि बाढ़ अगर आती है हमें उससे कैसे बचाव करना है, या मान लीजिए कोई महामारी आती तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं ताकि दोबारा से ऐसी कोई आपदा ना आए जिसकी वजह से पूरा अस्तित्व मानव जीवन का वो समाप्त हो जाए। तो ये क्या है, ये घटनाएं मतलब कि जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, जिसका मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया। अब देखिए जो इतिहास है वो क्या है, क्रमबद्ध है। इतिहास क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, मतलब कि एक सीक्वेंस में इतिहास चलता है, एक क्रम में चलेगा। इसके बाद हम इतिहास को कैसे मानते हैं कि वाकई में ये इतिहास है या ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम इसका क्या देखते हैं, साक्ष्य देखते हैं। साक्ष्य मतलब होता है प्रूफ। मान लीजिए कि आपको कोई कहानी सुनाता है कि इस सन में ऐसी कोई घटना हुई, ऐसे कोई राजा रियासतें थी या राजा रजवाड़े थे जिन्होंने इस कोई युद्ध लड़ा। एग्जाम्पल में आप कोई भी युद्ध ले लीजिए, जैसे हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। हमने उसको कैसे माना कि वाकई में ये युद्ध हुए थे, हमने कहीं पे लिखित रूप में हमको मिला होगा या कुछ ऐसे साक्ष्य मिले होंगे जिसकी वजह से हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं। क्योंकि आपके सामने यदि कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है कि ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं, तो आप क्या मानेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है, क्या वाकई में ये चीजें घटी थी कि ये केवल एक अफवाह फैलाने के लिए या केवल एक कहानी के तौर पे इसको कहा जा रहा है। तो साक्ष्य में दो प्रकार के साक्ष्य हम देखते हैं, एक होता है लिखित साक्ष्य और एक होता है चित्रात्मक। लिखित का मतलब यह होता है कि जैसे उस समय पे जब वो इतिहास की घटना घटित हुई है, उस समय पे कोई भी व्यक्ति है, यदि वो कुछ भी चीजें लिखकर कहीं पर छोड़कर जा चुके हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जो रियासतें थी, जो राजा रजवाड़े थे, वो क्या करते थे कि कठोर जो सतह पे, जैसे आप पत्थर ले लीजिए, कहीं कोई मंदिर की कोई एक दीवार है, वहां पे जो पत्थर लगाए गए हैं उन पे कुछ चीजों को लिखकर वो मैसेज के तौर पे कि आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी चीजों से क्या सीख लेगी, वो अपना मैसेज वहां पे छोड़ के जाते थे। तो वो क्या हो गया, लिखित साक्ष्य हो गए। चित्रात्मक मतलब कि वही मैसेज जो चित्रों के माध्यम से कहीं पे भी दीवार हो, कोई गुफा है या कोई चट्टान है, वहां पे लिख दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, चित्रात्मक कहलाता है। जिसे हम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। प्राकृत भाषा आपने सुना होगा कि प्राकृत भाषा क्या होती है। प्राकृत भाषा का यही मतलब है कि हम चित्रों के माध्यम से अपने कोई मैसेज किसी के सामने वाले को देना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाती है, प्राकृत भाषा कहलाती है, चित्रात्मक भाषा कहलाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो भीमबेटका है। भीमबेटका की जो आप गुफाएं देखेंगे, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे चित्र मिल जाएंगे जो प्राचीन समय के लोगों ने चट्टानों पे उकेर दिए हैं। तो ये साक्ष्य हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो हम इनसे क्या समझते हैं कि हाँ वाकई में ऐसी कोई सभ्यता थी या ऐसे कोई व्यक्ति थे जो उस टाइम पे इन सभी घटनाओं के पीछे जिनका बहुत बड़ा कारण था। अब देखिए, अगर मैं सिलेबस वाइज देखूं कि हमें इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो देखिए इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कैसे कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि प्रारंभ से लेके और 1200 ईस्वी तक इसका समय था। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसका समय हम देखेंगे 1200 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1750 ईस्वी से लेके और अब तक। तो हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, मतलब कि हम ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने, कुल मिला के हम अगर कहें कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास हम पढ़ेंगे,
जो प्रारंभ से लेके और 1200 ईस्वी में जो जो घटनाएं हुई हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, मतलब इस टाइम पीरियड की जो भी स्थितियां थी उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत देखेंगे। मध्यकालीन भारत मतलब कि 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इतिहास के रूप में दर्ज की गई हैं, उसे हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के जो एक हमारा चैप्टर है या हमारा कहना चाहिए सब्जेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है, 1750 से लेके और अब तक की क्या क्या कंडीशन रही है आधुनिक भारत में। जैसे कि जब अंग्रेजों का आगमन होता है और भारत का जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जाते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आइए अब आगे देखते हैं कि इतिहास में ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि इतिहास की ऐसी कोई घटना हो यदि जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, तो आप हमें यदि शेयर कर सकते हैं अपनी जो भी कोई घटना है ऐसी, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और हमारे साथ इस चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि चीज़ें जब हम शेयर करेंगे आपस में तो हमारा जो और नॉलेज है और गेन करेगा। कुछ चीज़ें आप शेयर करेंगे, कुछ हम शेयर करेंगे, तो कम्युनिकेशन जितना अच्छा रहेगा हम उतने अच्छे से अपनी चीज़ों को और आगे ला पाएंगे। क्योंकि इतिहास को पढ़ना है, जैसे हमें इतिहास को हम सब्जेक्ट समझ के हमें नहीं पढ़ना होगा। इतिहास को सबसे पहले हम कहानी के तौर पे समझेंगे कि कहानी के तौर पे अगर पढ़ेंगे तो होगा क्या कि चीज़ें हमारे जो दिमाग में बहुत ज़्यादा रहेंगी। हमको अपनी एक स्ट्रांग मेमोरी बनानी पड़ती है इतिहास के लिए, क्योंकि इतिहास याद करने से याद नहीं होगा। हम जब तक कि उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, एक कल्पना बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ें थी इतिहास में, तब कहीं जाके आप इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आजकल का जो जितने भी एग्ज़ाम हैं इतिहास, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इतिहास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर यहाँ से क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो फिर प्री के एग्ज़ाम हो या मेंस के एग्ज़ाम हो, तो बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से साधन हैं। हम साधन समझते हैं। साधन मतलब क्या होता है कि हम किन माध्यम से इतिहास को हम जान सकते हैं। देखिए इतिहास को जानने के साधन, तो सबसे पहला साधन क्या है, पुरातात्विक है। मतलब कि पुरातात्विक चीजें जो हमें मिलती हैं उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं प्राचीन समय में हुई हैं। अब पुरातात्विक को हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अभिलेख है, हमें अभिलेख मिल जाते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख का मतलब होता है कि जैसे आप सम्राट अशोक के अभिलेख देखेंगे, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, गुप्त वंश के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेख का मतलब ये होता है कि किसी भी कठोर सतह पर लिखी गई कोई भी जो घटना है वो क्या कहलाती है, अभिलेख कहलाती है। देखिए कठोर सतह पर अब लिखते क्यों थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो पेपर हुआ होता था या ना ऐसे कोई साधन थे कि जिसकी वजह से हम अपना मैसेज जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकें। तो उस टाइम पे केवल एक ही माध्यम था, कठोर सतह, मतलब कि जैसे पत्थर हो गया और या स्मारक हो गए, मंदिर हो गई, इन जगहों पे क्या कर रहे थे हम, कोई भी अपना मैसेज जो है लिखकर छोड़ देते थे। तो ऐसी चीजें आज भी बहुत है हमारे पूरे भारत में, ऐसी जगह बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये जो अभिलेख है वो मिल जाते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया स्मारक, मतलब कि स्मारक के भवन, उस पर बहुत सारी आप जो मैसेज है वो देख सकते हैं प्राचीन समय के। इसके बाद मुद्राएं, मुद्रा का मतलब होता है कि सिक्के। अगर मुद्रा को मैं सिक्के लिख दूं तो बहुत अच्छा आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए मुद्राओं का क्या मतलब है, जैसे कोई भी शासक जब अपना
जब शासन चलाते थे तो वो अपनी सिक्के जारी करते थे। आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा होगा, वहाँ पे बहुत सोने के सिक्के जारी किए गए, चांदी के सिक्के जारी किए गए। तो वो शासक क्या करते थे, अपने नाम के सिक्के जारी करते थे। तो ऐसे बहुत से सिक्के भी मिले हैं। कुषाण वंश हो गया या शक शासक हो गए, ये जितने भी शासक थे ये क्या करते थे, अपने जो सिक्के हैं उनको जारी करते थे। और आज भी वो सिक्के जब कभी खुदाई होती है या पुरातत्व विभाग के द्वारा जब कोई सर्वे किया जाता है तो वहां पे बहुत सारे सिक्के मिल जाते हैं, बहुत सारे अभिलेख अभी भी मौजूद हैं या मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मृदभांड। मृदभांड का क्या मतलब होता है, काफी अटपटा सा नाम आपको लगेगा समझने के लिए, लेकिन क्या है इसका मतलब होता है कि जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, उन बर्तनों को क्या बोला जाता था, मृदभांड बोला जाता था। तो आज आज भी ऐसे बहुत सारे बर्तन जमीन के नीचे से खुदाई करने पे मिल जाते हैं। इसके बाद मुहरे, तो ये सब क्या है, पुरातात्विक साधन में आ जाते हैं। इन सब के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं कि जिस समय की ये चीजें हैं, अभिलेख कब के हैं, उस समय की घटना के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। कोई भी स्मारक मंदिर ये जिस समय पे बनाई गई, जैसे खजुराहो के आप मंदिर का उदाहरण लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत अच्छे मंदिर हैं और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस वहां पे दिए गए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्राचीन मंदिरें हैं, बहुत सारे प्राचीन भवन हैं, जिसके माध्यम से ये हमें पता चलता है कि उस समय पे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। हो सकता है वहां पे आप बहुत सारी कुछ लिपि को मिलेंगे। आप एक अच्छा सा एग्जांपल लीजिए, सांची के स्तूप। कभी आप अगर घूमने जाते हैं वहां पे तो आप देखेंगे वहां पे कि बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी पत्थरों पे। तो ये क्या है, ये सब कुछ मैसेज हैं जो उस समय के जो शासक थे वो लिखकर और एक मैसेज के रूप में हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें साहित्यिक जो स्रोत हैं इतिहास को जानने के, वो कौन कौन से हैं। तो आइए अब देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं कि एक है धार्मिक स्रोत या धार्मिक ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं, एक है लौकिक स्रोत। अब देखिए धार्मिक के भी दो पार्ट हैं, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ और एक होता है ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में आपको मिल जाएंगी श्रुति और इसमें मिल जाएगी आपको स्मृति। श्रुति में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपने वेद के बारे में आप जानते हैं, 4 वेद होते हैं। इसके बाद आपको पुराण देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उपनिषद। तो ये क्या है, वेद के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, पुराण के माध्यम से हम उस काल के जो भी इतिहास है, वहाँ की जो भी घटनाएं हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी या धार्मिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसी प्रकार से हम उपनिषद के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मृति में क्या क्या है। स्मृति में हम रामायण और महाभारत को देखेंगे। रामायण महाभारत से सभी परिचित ही हैं। रामायण और महाभारत के माध्यम से हम जो हमारा मतलब कि भारत जो वर्ष है या भारत देश है, रामायण और महाभारत से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ का क्या मतलब है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में जो समय आता है उसे हम ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ बोलते हैं। मतलब कि आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, आपने महावीर स्वामी का नाम सुना होगा। तो उनके समय में जो भी साहित्य की रचना की गई है, मतलब गौतम बुद्ध के समय पे बौद्ध धर्म की रचना, बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई है। तो ये हमारे क्या है, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की ये क्या है, एक इतिहास जानने का साधन है। इसके बाद
जैन ग्रंथ या जैन साहित्य। तो ये हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत। इसमें हमने ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ को हमने समझाया। इसके बाद आप देखेंगे लौकिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का ही एक दूसरा पार्ट है क्या, लौकिक स्रोत। लौकिक स्रोत में हम क्या देखेंगे, विदेशियों के वृत्तांत देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे जीवनी। इसका क्या मतलब, विदेशियों के वृत्तांत का मतलब यह है कि प्राचीन समय में हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आए। उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो भी भौगोलिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, उसके बारे में उन्होंने अपनी कोई रचना की, और उन रचनाओं के माध्यम से हमें, हमारे लिए ये जानकारी छोड़ के गए कि उस समय पे कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो समाज में या हमारे पूरे देश में वो उस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, आर्थिक जो भी समस्याएं थी, या जो सामाजिक जो भी समस्याएं थी, या उनका विकास था, वो सारी चीजें हम इनके विदेशियों के वृत्तांत में देख सकते हैं। इसी प्रकार से जीवनी भी है, किसी भी व्यक्ति के बारे में या उसकी जीवनी के बारे में, या कोई व्यक्ति अपनी ही कोई जीवनी वहां पे हमारे लिए लिखकर और मैसेज के रूप में छोड़ कर गए हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको केवल इतिहास के बारे में ये बताया कि इतिहास आखिर होता क्या है, हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और हम इतिहास को किस आधार पे समझ सकते हैं, इसके क्या क्या प्रूफ हैं। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर एक शेड्यूल में आगे बढ़ेंगे, जो सिलेबस वाइज हमारा रहेगा। तो हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और भी वीडियोस या हमारा जो हमने जो भी यहाँ पे प्रोग्राम तैयार किया है, जैसे कि हम शेड्यूल वाइज जो क्लासेस लाने वाले हैं, तो वो आप तक प्रॉपर पहुँचती रहें। इसके अलावा आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि आपका जो कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।